Hello students of 8th class. Today we will read lesson number 2 of your Hindi. Okay? And which is पुरानी कथा. आपके सेकेंड लेसन का नाम है पुरानी कथा. इसमें लेखक ने क्या बताया, एक पुरानी कहानी के माध्यम से बताया गया है कि जो मनुष्य होते हैं उनको अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं रखते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो बहुत भयंकर होता है. तो इसमें एक पुरानी कथा बताई गई. एक बार एक मछुआ और मछुई होते हैं जो किसी झाड़ी के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं. झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे. मछुआ दिन भर मछलियां पकड़ता था और मछुई दिन भर दूसरे काम करती थी. इतना करने के बाद पूरा दिन तब उन्हें कहीं रात को खाना मिलता था. गर्मी हो, सर्दी हो, बसंत हो, चाहे कोई भी ऋतु हो, उनका ये काम निश्चित रहता था. ठीक है. एक यही चिंता थी उनको कि पूरा दिन काम करने के बाद ही उनको रात का खाना मिलेगा. वे भविष्य की नहीं सोचते थे. क्यों? क्योंकि वे अपने वर्तमान में ही इतने व्यस्त रहते थे. ना उनको किसी और चीज की आशा थी और ना ही कोई लालसा थी. एक बार एक घटना होती है. मछुआ जो है वो अपनी मछली पकड़ने जाता है. तो नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा होता है, उसमें कुछ पानी भरा हुआ होता है और उसी के कोने पर एक लता होती है. लता लता यानी कि कोई लता होती है, बेल होती है कोई, और उसमें एक छोटी सी मछली फंसी होती है. तो मछली जो हो मछुए को पुकार के कहती है, मदद के लिए उसको पुकारती है. और उसके पुकारने पर मछुआ उसकी मदद करता है और उसको गड्ढे में छोड़ देता है. उस लता से हटा देता है उसको. वो गड्ढे में चली जाती है और मछली बहुत खुश होती है और पानी में तैरने लगती है. अब कुछ दिनों बाद फिर मछली फिर से मछुए को पुकारती है और कहती है कि भाई, नदी में ना खूब सारा पानी और मुझे नदी में जाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कोई उपाय बता दो कि मैं नदी में पहुंच जाऊं. तो उसकी मदद फिर मछुआ करता है. एक बर्तन में पानी इकट्ठा करके मछली को उसमें डाल कर उसको नदी तक पहुंचा देता है. फिर मछली बहुत खुश होती है. फिर कुछ दिनों बाद फिर मछली उसको पुकार के कहती है कि भाई, आप 1 डेढ़ घंटा मेरे पास यहाँ पे आके बैठ जाया करो, मुझे तुमसे बात करना ना अच्छा लगता है, मेरा मन बहल जाता है तुमसे बात करके. तो मछुआ डेली उसके पास चला जाता है. तो एक दिन मछली पूछती है मछुए से कि भाई, तुम डेली उस नदी के पास क्यों जाते हो, डेली वहां पे जाके क्यों बैठते हो? तो फिर मछुआ कहता है कि भाई, उसने मछली की हुई सारी घटनाएं उसको बताई और कभी कभी मछुआ मछली के लिए आटे की गोलियां भी लेकर जाता था. तो सारी कहानी सुनकर मछली कहती है कि तुम तो बिल्कुल निर्बुद्धि हो, तुम्हारे में तो बुद्धि ही नहीं है, वो एक कोई साधारण मछली नहीं है, वो तो कोई देवी है. और जाओ उससे जाके कुछ मांगो, वो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेगी. मछली की बात सुनकर मछुआ जाके मछली से मांगता है कि भाई, मेरे लिए एक घर दे दो, मेरा घर नहीं बनवा सकती तुम क्या? तो इतना कह करके मछली बोलती कि ठीक है, तुम्हारा घर बन जाएगा. मछली उसकी मदद करती है और उसका घर बन जाता है. कुछ दिनों बाद फिर मछली के मन में लालच आता है. वो कहता है कि सिर्फ घर से क्या होता है, तुम उसे ना खाने के लिए हमारी खाने पीने की समस्या तो ऐसे ही है, तुम उससे जाके धन मांगो. मछली फिर उसका ये काम मतलब ये इच्छा भी पूरी कर देती है मछली. अब कुछ दिनों बाद मछली के मन में फिर से लालच आता है. वो कहते हैं कि सिर्फ धन से क्या होगा, राजकीय वैभव मांगो, हमारे पास नौकर चाकर होने चाहिए, राजा की तरह महल होना चाहिए. अब ये बात सुनकर जो मछुआ होता है उसको संकोच होता है कि हम पहले ही बहुत मांग चुके हैं, मैं अब और ज्यादा नहीं मांगूंगा. लेकिन मछली की जिद करने के बाद वो चला जाता है और मछली से ये सब मांगता है. मछली उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देती है और कहती है कि ठीक है, जाओ, आपकी रानी है ना महल में घूम रही है. तो इतना सब होने के बाद कुछ दिनों बाद मछली के मन में फिर से लालच आता है. वो कहती है कि राजकीय वैभव से क्या होता है, अगर ऐसा नहीं हो जाए कि सूर्य, चंद्रमा, मेघ आदि सभी मेरे ही आज्ञा माने और सब कुछ मेरे अंडर में रहे. तो यह सुनकर मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध, मतलब ये बात मछुआ नहीं मानता कि अब मैं और कुछ नहीं मांगूंगा मछली से. लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली उसको मछली के पास फिर से बेच देती है. अब ये बात सुनकर मछली को बहुत नाराज होती है, वो उससे रुष्ट हो जाती है, गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जा, तू अपनी उसी झोपड़ी में जाके रह. फिर से मछुए और मछुए के पास से सब कुछ छीन लिया जाता है और वो फिर से उसी टूटी फूटी झोपड़ी में आ जाते हैं. ठीक है. अब लेखक कहता है कि कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है. अब लेखक का कहना ये है कि एक पुरानी कथा है, इसकी कोई भी बात सच नहीं है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से जो इंसानों की प्रवृत्ति होती है, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, वो बताई गई है कि किस तरह से मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, वो आकांक्षाएं हैं, वो खत्म नहीं होती हैं, एक के बाद एक बढ़ती रहती है.
ठीक है। अब ये बात सुन करके कोई क्या मछुए और मछुए की बात को सहानुभूति प्रकट करेगा? सब यही कहेंगे कि मछुए की पत्नी की जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही थी और इसी कारण उनसे सब कुछ छिन गया और वो उसी दुर्गति में आके रहने लग गई, है ना। और शायद मछुए ने भी यही कहा होगा अपनी पत्नी को कि तेरी लालच के कारण ही हमें फिर से इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ा। लेकिन आगे लेखक क्या कहता है कि मैं उसकी स्त्री को ना निर्दोष समझता हूँ, उसकी स्त्री का कोई भी दोष नहीं समझता मैं मछुए की, क्योंकि मेरी समझ में जो दोष है वो मछली का है। कि वो क्या कहता है कि पहले मछुए को बता देती कि भाई मुझ में सब इतना कुछ करने की शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हारी सारी आकांक्षा ही पूरी कर दूं। अगर वो ऐसे पहले ही बता देती तो मछुए की जो स्त्री थी वो इतनी सारी याचना करती ही ना, है ना। यदि मछुए की स्त्री में संतोष रहता तो वह पहली बार अपने पति को मांगने के लिए क्यों कहती। अब मछली के पहले वरदान ने कंप्लीट कर दिया उसको, फिर उसने दूसरा मांगा, उसने उसको भी पूरा किया। ऐसे ही जब मछली उसके सारे वरदान पूरे करती चली गई तो मछुई को उसकी शक्ति पर विश्वास हो गया और वो अपनी आकांक्षाएं बढ़ाती चली गई। ठीक है। और जब लेखक का कहना ये कि जब मछली उसकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई तो उसने रुष्ट होकर के उसको अभिशाप दे दिया। उसके उस उपकार का भी कोई विचार नहीं किया जो मछुए ने उस पे किया था। उसको उसकी जान बचाई थी कि यदि अगर मछुआ मछली पर दया नहीं करता तो शायद आज उसका कोई अस्तित्व होता ही नहीं, है ना। तो लेखक का कहना ये है कि जब वो उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती थी तो कम से कम वो उसको ये बोल देती कि भाई आपकी सारी इच्छाएं मैं पूरी नहीं कर सकती और जाके अपनी रानी को समझा देना, मतलब उससे सब कुछ छीनना नहीं चाहिए था मछली को। तो लेखक कहता है कि हम सभी लोग है ना अपने जीवन में यही भूल करते हैं कि अपने दोषों को तो छिपा कर रखते हैं और दूसरे के दोषों का आरोपण करते हैं, दूसरे पर दोष लगाते रहते हैं। ठीक है। यदि हम दूसरों के कामों की को महत्व ना दे करके अपने कामों को महत्व देते हैं तो यह तो निसंकोच कहते हैं कि हमें किसी का उपकार किया, मतलब हम अगर किसी पे कोई उपकार करते तो उसको तो गाते रहते, बताते रहते कि हमने उस पे ये उपकार किया, ये उपकार किया। लेकिन जो दूसरे हम पर उपकार करते हैं वो किसी को हम नहीं बताते, है ना। सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक बात है और किसी से लेन देन करना ये दूसरी बात है। अब मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह ठीक किया, क्योंकि जो मानव की प्रवृत्ति होती है वो यही होती है कि जो चीज उसके पास नहीं होती है वो उसको पाने की चाह में रहता है और जब वो चीज उसे मिल जाती है तो वो उसकी चाह छोड़कर दूसरी चीज को पाने की चाह में लग जाता है। ठीक है। यानी कि उसकी आकांक्षाएं बढ़ती रहती हैं। अब यही चीज किसने किया? अपनी मानव स्वभाव की के अनुकूल होके मछली ने किया। ठीक है। लेकिन जो मछली ने किया वो उसकी देवी स्वभाव के विरुद्ध था, क्योंकि देवी का कर्तव्य क्या होता है? दया करना होता है ना। उसने तो वो उपकार ही भूल गई वो जो मछुए ने उस पर किया था। तो क्या ये देवी स्वभाव के अनुकूल था? ये किसका कहना है? लेखक का कहना है ये। ठीक है। कि लेखक कब आगे कहता है कि भाई अगर मैं मछुआ होता तो मछली से ये जरूर कहता कि भाई आपने तो मैंने जो आपकी मदद की वो निस्वार्थ भाव से की, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो देवी होते हुए भी मेरे उपकार को नहीं माना, है ना। अगर अपनी स्त्री से कहने से तुमको देवी समझकर मैंने तुमसे याचना की, ठीक है, तुमने मेरी याचना स्वीकार भी कर दी, पर तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा पैदा नहीं की? मतलब अगर मछुए की स्त्री ने कुछ अभिलाषा की थी तो मछली ने भी तो उसकी अभिलाषा पूरी की थी। हर एक अभिलाषा वो पूरी करती चली गई। अब जब मछुए की पत्नी को ये लगा कि हाँ मछली उसकी सारी अभिलाषाएं पूरी करती जा रही है तो उसकी मानव मानव स्वभाव के कारण वो अपनी इच्छाएं बढ़ाती चली गई। और जब मछली को ये लगा कि वो उसकी अभिलाषाओं को पूरी नहीं कर पाई तो उसने उसको सीधा राजा से फिर से रंक बना दिया। तो ये बात गलत है, ये लेखक का मानना है। ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, यानी कि लेखक का कहना ये है कि उसको मछली को कोई ना कोई दया उन पे करनी चाहिए थी, सब कुछ उनसे नहीं छीनना चाहिए था। ठीक है। ना तो उसमें उपकार की भावना थी, ना क्षमा की भावना थी, ना प्रेम की भावना थी और ना दया की भावना थी। ठीक है। इस लेसन को दोबारा से रीड करेंगे। आगे आपके शब्दार्थ दे रखे हैं, उनको रीड करना है अच्छे से, अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। ओके। आगे अभी अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इन दो क्वेश्चन के आंसर हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि जो एमसीक्यूज है उनके आंसर क्या आपके
क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा 1, सेकंड में 3, थर्ड में 2, फोर्थ में 3। ठीक है। नेक्स्ट आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसके आपके 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ से आप उनको डन करेंगे। नेक्स्ट आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपके 4 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हैं। ओके, आप यहाँ से उनको कंप्लीट कर देंगे। राइट, इसके बाद अभी आपको दिखाई दे रहे हैं सही गलत और अर्थबोध के कुछ क्वेश्चंस हैं। सही गलत में जो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, सही आएगा, सेकंड में गलत, थर्ड में गलत, फोर्थ में गलत, फिफ्थ में सही, सिक्स्थ में सही। ओके, नेक्स्ट में आपका अर्थबोध का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको पैसेज पढ़ के और आंसर्स देने थे, तो यहाँ पे उसके चारों क्वेश्चंस के आंसर हैं। ओके, नेक्स्ट में आपका भाषा और व्याकरण बोध है। भाषा और व्याकरण बोध के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर है। पहले आंसर नंबर 2 है, जिसमें 3 आपको वाक्य लिखने हैं, और उसके बाद संधि विच्छेद और संधि का नियम बताना है, आंसर नंबर 2। ओके, एंड नेक्स्ट इज भाषा और व्याकरण का ही आपका आंसर नंबर 3 और आंसर नंबर 4 है। आंसर नंबर 3 में क्या करना था, आपने अपोजिट वर्ड्स के पेयर बनाने हैं, और आंसर नंबर 4 में आपको पर्यायवाची लिखने हैं। ओके, दिस इज योर होमवर्क, जिसको आपने बुक और नोटबुक दोनों में कंप्लीट करना है, सुंदर सुंदर राइटिंग में, एंड ऑल्सो लर्न इट। ओके।